हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सोल्यूशन। ओके, और सोल्यूशन में हमने क्या पढ़ रखा है, हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द सोल्यूशन जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा काफ़ी सारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो बचा हुआ है वो हम आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो है मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। क्या होता है? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कंपेयर करने को ट्राई करते हैं विथ मोलारिटी। मोलारिटी में क्या था? वही 1 मोल ऑफ सॉल्यूट था, यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। प्रेजेंट इन 1 पे क्या था? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब वो वॉल्यूम को रेफर कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 kg मतलब ये मास को रेफर कर रहा है। ओके, मोलारिटी में था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम के बारे में बोल रहा था। और हमारे पास अभी क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसके मास के बारे में बात कर रहे हैं? हम सॉल्वेंट के मास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या व्हाट इज मोलारिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इक्वल टू W/m into 1000 by W dash। ओके, W क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। M पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। W dash मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हो गया? क्वेश्चन लिखो। 100 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 900 gram of solution. Find molarity of the solution. ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। मोलारिटी इक्वल टू क्या है? W/m into 1000 by W dash। W क्या है? मास ऑफ NaOH लेंगे, कितना है? 100 डिवाइडेड बाय हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, इसको ऐड करोगे 23/16 of 1 तो वो आता है हमारा 40 into 1000 बाय W डैश कितना है? W डैश है मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखो क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है। क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मास ऑफ क्या? सॉल्यूट गिवन है, जो NaOH वो हमारा सॉल्यूट है वो गिवन है। तो हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है। इजीली निकाल सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके। ओके, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे था कितना? 900 है सॉल्यूशन का, माइनस सॉल्यूट का हो गया 100। तो ये है हमारा क्या चीज है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू 10/4 into 1000 बाय माइनस करोगे तो आएगा 800। ओके, तो कैंसिल करेंगे और 25/8। 3.125। जो मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलारिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल M और यहाँ पे है हमारा स्मॉल m। ओके, लिखो
हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे वो है नॉर्मालिटी। ठीक है, नॉर्मालिटी क्या होता है? नॉर्मालिटी, अच्छा पहले चीज है, नॉर्मालिटी को पढ़ने से पहले हमें इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का मास का फॉर्मूला क्या है? मास लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो मोलर मास तो पता है। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या चीज है? वैलेंसी फैक्टर जो है वो यूजुअली वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एसिड लेंगे, बेस लेंगे या सॉल्ट लेंगे तो वो डिफर करेगा उसका फॉर्मूला। कैसे करेंगे? मतलब डिफर नहीं करेगा, मतलब अलग अलग फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, उसका फॉर्मूला है मोलर मास बाय नंबर ऑफ, नहीं, मोलर मास बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, क्या है? बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ये बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, HCl, हमें HCl का इक्विवेलेंट वेट सपोज निकालना है। ठीक है, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास HCl का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। HCl में कितना हाइड्रोजन एटम है? 1 हाइड्रोजन एटम है और वो भी रिप्लेसेबल है, वो इजीली रिप्लेस हो सकता है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो ये इसका फॉर्मूला आएगा इक्वल टू m/1। ओके, नेक्स्ट H2SO4 लेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? m/2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और दोनों ही रिप्लेसेबल, मतलब रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिसिटी हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का 2, तो E इक्वल टू m/2। नेक्स्ट HNO3। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मास और इक्विवेलेंट वेट हो गया m/1। ओके, नेक्स्ट H3PO4, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है? 3, तो ये होगा हमारा m/3। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 36.5 होता है, बाय 1 इक्वल टू 36.5। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड का सारा ऐड कर लोगे तो उसका आता है मॉलिक्यूलर मास जो है 98 डिवाइडेड बाय कितना है? 2, दैट इज इक्वल टू 49। ठीक है, इस तरह नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड सबका निकाल सकते हो। उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना है, मोलर मास, और डिवाइडेड बाय उसका क्या? बेसिसिटी करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हम लेते हैं फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। ओके, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मोलर मास बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड का, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन वो तीनों जो है वो रिप्लेसेबल नहीं है, ओनली 2 ऑफ देम आर रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट लेते हैं H3PO2,
हाइपोफॉस्फोरेसिस से यहाँ पे ओनली वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास बाय 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है वो क्यों चेंजेस हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ये हो रहा है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम के साथ क्या है अटैच्ड है, सिर्फ वही हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो तीनों रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, ये है फॉस्फोरिक एसिड का। नेक्स्ट करते हैं फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम कम हो गया है, तो एक तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड करके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन बचा वो फास्फोरस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, तो डायरेक्टली अटैच है फास्फोरस के साथ, वो हाइड्रोजन एटम रिमूव होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा ये जो रिमूव होना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जिनके साथ अगर हाइड्रोजन रहा तो वो रिप्लेस हो सकते हैं, इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। अगर ऑक्सीजन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा तो ये हाइड्रोजन एटम H+ के फॉर्म में इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी फास्फोरस का नहीं है, तो उसके साथ अगर हाइड्रोजन रहा तो वो ऐसा नहीं करेगा, कुछ ज़्यादा करेगा, अट्रैक्ट करेगा और H+ निकलेगा, ऐसा कुछ प्रोसेस वहाँ पे होता नहीं है। तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसलिए उसका क्या बेसिसिटी है 2। नेक्स्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है, वो हमारा डायरेक्टली अटैच है फॉस्फोरस एटम के साथ, तो वो दोनों रिमूव नहीं हो सकते इजीली। कौन रिमूव होगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। कितना अटैच है, 1 ही अटैच्ड है, तो यहाँ पे हमारा बेसिसिटी हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड का 1। ओके, आया समझ में कैसे इक्विवेलेंट मास हमें निकालेंगे एसिड का। ओके, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। कैसे होगा, मोलर मास बाय एसिडिटी ऑफ बेस। ओके, अभी एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप, कितना OH ग्रुप इजीली रिप्लेस हो सकता है उसको हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ द बेस। एग्जांपल लेते हैं, NaOH का हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो क्या करेंगे, मोलर मास बाय OH ग्रुप कितना अटैच्ड है, 1 है, और वो रिप्लेस हो सकता है, तो वो है N/1। नेक्स्ट KOH, इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास बाय एक ही OH ग्रुप है और वो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट MgOH/O2, इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इसका मोलर मास बाय 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप है M/2। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं CaOH/O2, उसका इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा, मोलर मास बाय 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप है तो निकलेगा 2 M/2। नेक्स्ट AlOH/O3, इक्विवेलेंट मास है हमारा M/3OH है M/3। ठीक है, तो पहला वाला बना लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास बाय 1, मोलर मास होता है उसका 40 बाय ये हो गया क्या एसिडिटी हो गया 1, तो 40 बाय 1 = 40। इस तरह बाकी सबका मॉलिक्यूलर मास पुट करके क्या कर सकते हो, उसका इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो करो सब।
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, दैट इज इक्वल टू मोलर मास बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, ये क्या नया चीज है? NaCl। NaCl का हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? मोलर मास जो है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्जेस सीन ऑन कैटायन। कैटायन मतलब जो पॉजिटिव आयन है। ठीक है, यहाँ पे अगर NaCl को हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो NaCl देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। कितना है Na प्लस निकला? 1 Na प्लस निकला ना। और वो 1 Na प्लस के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक ही चार्ज है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा m/4। क्लियर? नेक्स्ट MgCl2 लेते हैं। इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास बाय MgCl2। MgCl2 क्या देगा? एक्वस सॉल्यूशन में Mg+2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, तो हमें कैटायन के ऊपर टोटल चार्ज चाहिए। कैटायन कौन है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। तो यहाँ पे MgCl2 का जो मोलर मास है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें उसका इक्विवेलेंट मास मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं Al2SO4 इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। कितना होगा? मोलर मास है कितना होगा देखते हैं। Al2SO4 2Al + 3 प्लस 3SO4 -2। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन कैटायन। यहाँ पे कैटायन कौन है? एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है, और कितना ठो एल्यूमिनियम आयन है? 2 ठो। तो एक एल्यूमिनियम आयन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3 है। तो दोनों के ऊपर क्या, दो एल्यूमिनियम आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? टोटल 6 होगा। 1 में 3 था तो 2 में होगा 6। तो यहाँ पे मोलर मास बाय 6 होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं Mg3 मैग्नीशियम फॉस्फेट, Mg3PO4 इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलर मास बाय Mg3PO4 वो जब डिसोसिएट होगा वो देगा Mg+2 PO4 -3। मैग्नीशियम कितना है? 3, फॉस्फेट कितना है? 2। ठीक है, तो 3 Mg+2 दिया। अच्छा, यहाँ पे कैटायन कौन है? मैग्नीशियम आयन है। एक मैग्नीशियम आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2। 3 मैग्नीशियम आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा? 6। तो यहाँ पे मैग्नीशियम फॉस्फेट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलर मास बाय 6। ओके, एक का निकाल लेते हैं। NaCl का कितना होता है? 23 35.5 वो होता है 58.5 बाय 1 है इसका नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो आंसर निकलेगा 58.5। ठीक है, बाकी सबका खुद से निकालना। ओके, करो। हो गया? मिटाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी और एक फॉर्मूला लिखो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो कैसे निकलता है? वो निकलता है मास बाय इक्विवेलेंट मास। ओके, हो गया। और
उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, देखो फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन बीट 1 में 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बीट 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए। पहले हम क्या करेंगे, बीट 1 सॉल्व करेंगे। क्या है, 0.49 ग्राम ऑफ क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो अगर 49 ग्राम दिया है तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट नाम क्या निकालना है पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या है, मास बाय इक्विवेलेंट मास। मास कितना है, 0.49 बाय इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास से हमारा कितना, मोलर मास बाय क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना है, टोटल ऐड करोगे वो आएगा 98 बाय क्या है हमारा जो वैलेंसी फैक्टर मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, 2, 98 बाय दैट इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा डायरेक्ट 0.98 बाय 98, 0.01। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, 0.0। लिख लो। हो गया। नेक्स्ट बीट 2 में क्या है, 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2, वैलेंसी फैक्टर फॉस्फोरिक एसिड का कितना है, 3 हाइड्रोजन एटम, मतलब क्या हमारा बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, 3, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, देखो हो गया, मिटाते हैं। तो ये तो सारा पढ़ लिए, इक्विवेलेंट मास क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब वो चीज पढ़ेंगे जिसके लिए हमने ये सारे चीज पढ़े हैं। किसके लिए पढ़ के, नॉर्मलिटी के लिए। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इक्वल टू W by E into 1000 by 3। ठीक है, W क्या है, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम, E है इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, नॉर्मलिटी होती क्या चीज है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा वो एक सॉल्यूट का, वही उसका नॉर्मलिटी होता है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, W by E into 1000 by V, जो मोलरिटी से सिमिलर है। मोलरिटी में क्या था, W by M into 1000 by V, यहाँ पे है W by E into 1000 by V। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, 20 gram of NaOH is dissolved in 500 ml of solution।
ओके, फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या, फॉर्मूला W बाय E इंटू 1000 बाय V। W कितना है 20 बाय इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना है 40 बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, बेस है ना, नंबर ऑफ OH छोड़ो कितना है 1 है तो बाय 1, 40 बाय 1। मन मीनिंग पूछ लेगा डायरेक्ट 40 लिखते हैं। ओके, इनटू 1000 बाय V, वॉल्यूम कितना है 500, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, फाइनली आया 1, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M। ओके, मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल M, मोलरिटी को स्मॉल m और नॉर्मलिटी को कैपिटल M। ठीक है, लिखो। हो गया। नेक्स्ट उसी तरह देख लेते हैं, नॉर्मलिटी अगर 1n रहा तो क्या बोलेंगे हम सोल्यूशन को, नॉर्मल सोल्यूशन। ओके, n बाय 10 रहा तो डेशी नॉर्मल सोल्यूशन, n बाय 100 रहने से सेंटी नॉर्मल, n बाय 2 होने से सेमी नॉर्मल, 2n होने से बाई नॉर्मल सोल्यूशन। देखो हो गया। क्वेश्चन, find mass of sulfuric acid present in 500 ml of centinormal solution। देखिए क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सेंटीनॉर्मल सॉल्यूशन। क्या होगा, फॉर्मूला पुट, सेंटीनॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी गिवन है, शो नॉर्मलिटी इक्वल टू W बाय E इंटू 1000 बाय V। नॉर्मलिटी कितना गिवन है 1 बाय 100। W क्या है, मास हमारा है जो हमें फाइंड आउट करना है। E क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास टोटल ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड का आता है 98 बाय क्या है उसका वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटॉम तो कितना है 2 है, 90 बाय 2 इंटू 1000 बाय V कितना है 500। ओके, तो इसको फिर सिंपली लिख लेते हैं, 1 बाय 100 इक्वल टू 2 पर जाएगा, W इक्वल टू बाय 2 कितना आता है 24.5 आना चाहिए 500, तो आएगा 0.245। ओके, क्या निकाल रहे हैं हम, मास निकाल रहे हैं, यूनिट क्या आएगा ग्राम आएगा, 0.245 ग्राम। ठीक है, लिखो। हो गया, निकालते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर्स। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर में अगर हम मान लो दो ठो मिक्सचर क्या दो ठो सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर दोनों क्या
both are acid or both are base. Both solution are acids and base और base. दोनों एसिड रहेगा या फिर दोनों बेस रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फाइनल नॉर्मलिटी होगा N1V1, मान लो हम N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2. ये क्या चीज़ है, अगर दो ठो एसिड ले रहे हैं जिसका नॉर्मलिटी N1 है, दूसरे का N2 है, फर्स्ट का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, तो हमारा जो फाइनल नॉर्मलिटी वो इस फॉर्मूला से आएगा. और हम दो ठो बेस ले रहे हैं, नॉर्मलिटी N1 और N2, और उनका वॉल्यूम है V1 एंड V2, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो नॉर्मलिटी आएगा वो इस फॉर्मूला से आएगा. ठीक है. मान लो हम क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस दोनों अलग अलग ले रहे हैं. ठीक है. अगर अलग अलग ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे दो केस हो सकता है. एक केस है, सपोज मान लो कि एसिड का नॉर्मलिटी है Na और एसिड का वॉल्यूम है Va. बेस का नॉर्मलिटी है Nb और वॉल्यूम है हमारा Vb. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मलिटी बोलिए तो गिवन है एसिड और बेस का, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं. ठीक है. मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस लेंगे तो हमें उस केस में Na का वैल्यू, Nb Vb का वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. ठीक है. और नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस. अगर Na इक्वल टू Nb Vb हुआ, देन सॉल्यूशन इज क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है. क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा. और यहाँ पे जो क्या है हमारा जो नॉर्मलिटी है उसका फॉर्मूला वो क्या होगा, मतलब ये हमारा न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन. नेक्स्ट, इफ Na इज ग्रेटर देन Nb Vb, मतलब एसिड का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बेस का नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से ज्यादा है, उस केस में सॉल्यूशन क्या है, एसिड का ज्यादा है तो एसिडिक इन नेचर. ओके. और उस केस में हमारा जो नॉर्मलिटी निकलेगा N, वो निकलेगा NaVa माइनस NbVb बाय Va प्लस Vb. ठीक है. ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्शन करते हैं. ठीक है. देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को. ओके. इसीलिए अगर दोनों सेम हो गए तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाता है. लेकिन अगर NaVa मतलब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो ज्यादा हो गया तो बेस को तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा. ठीक है. तो इसका जो था ना क्या, एसिड का वहां से बेस का जो ग्राम इक्विवेलेंट हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो फाइनली बचा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट वो हमें मिल जाएगा. दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. वॉल्यूम तो ऐड हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, Va प्लस Vb. नेक्स्ट, इफ NaVa इज लेस देन Nb Vb, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस जो है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से ज्यादा हो जाता है. इन दैट केस सॉल्यूशन क्या होगा, बेस का ज्यादा है तो अल्कालाइन इन नेचर. ओके. बेसिक इन नेचर और अल्कालाइन इन नेचर, ये तो पता होगा. बेस और अल्कालाइन क्या होता है, द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कालाइन. तो इसको अल्कालाइन सॉल्यूशन बोलो या बेसिक भी बोलो. ओके. नेक्स्ट, इसका नॉर्मलिटी कैसे निकलेगा, किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, इसका बेस का. सो NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, Va प्लस Vb. ठीक है. ऐसे समझ में ये सारे फॉर्मूला है, इनको लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. ओके.
0.2n 100 ml solution of HCl is mixed with 0.3n 200 ml solution of nitric acid. Find the normality of the final mixture. Find normality of the final mixture. N1 V1 दोनों एसिड है, पहले चेक कर लो दोनों एसिड है, तो फॉर्मूला क्या आएगा N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V1 प्लस V2. N1 0.2 इंटू V1 कितना है 100 प्लस N2 0.3 इंटू V2 कितना है 200 बाय V1 प्लस V2. दोनों के वॉल्यूम को ऐड करना है 100 प्लस 200. ओके, दैट इज इक्वल टू ये आएगा कितना 20 प्लस ये आया हमारा 60 बाय 300. 80 बाय 300 कितना आया 0.267 या 27 कुछ निकलेगा. ठीक है, n नॉर्मलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं n. ओके, लिख लो. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2n 200 ml solution of HCl is mixed with 0.3n 100 ml solution of NaOH. Predict the nature of the solution. Predict the nature of the solution and find normality of the solution. ठीक है, देखो दो ठो गिवन है. क्या गिवन है HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है, तो हमें इनका जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, HCl क्या करेंगे NaVa कितना है 0.2 है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम है 200, दैट इज इक्वल टू कितना निकला 40. नेक्स्ट किसका निकालेंगे NaOH का NbVb क्या है 0.3 इंटू वॉल्यूम है 100 निकलेगा 30. अब भी NaVa और NbVb को कंपेयर करेंगे. किसका वैल्यू ज्यादा है NaVa इज ग्रेटर देन NbVb. दैट मीन्स सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है देन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है. नॉर्मलिटी इक्वल टू अभी जो बड़ा है उससे छोटा वाला माइनस करेंगे ना NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb. दैट इज इक्वल टू क्या है ऊपर 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb कितना है 200 प्लस 100. ओके, दैट इज इक्वल टू 10 बाय 300 1 बाय 30, तो वो आएगा 0.033 n. ओके, आए समझ में. चलो लिखो हो गया. मिटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5n 200 ml nitric acid solution completely neutralizes
completely neutralizes 400 ml KOH solution. ओके, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ KOH solution. Find normality of KOH solution. नाइट्रिक एसिड है, KOH क्या है, बेस है। तो गिवन है कि हमें हमारे पास नॉर्मलिटी और वॉल्यूम ऑफ एसिड गिवन है और वो बोल रहा है कि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है कुछ नॉर्मलिटी है KOH का, लेकिन उसका वॉल्यूम दिया गया है। तो हमें नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है मतलब क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस। तो क्या करेंगे, NaPa इक्वल टू NbVb और N1V1 इक्वल टू N2V2। A B ही लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। NaBa इक्वल टू NbVb। इट इम्प्लाइज एसिड का नॉर्मलिटी कितना है, 0.5 इंटू वॉल्यूम है 200 और बेस का नॉर्मलिटी तो हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना है 400। इट इम्प्लाइज Nb इक्वल टू 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा 0.25 यूनिट N। ओके, लिखो। हो गया। तो ये हमने पढ़ा है क्या, नॉर्मलिटी के बारे में। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू, नॉर्मलिटी का क्या रिलेशन है मोलरिटी के साथ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। मानो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड। फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पे हमें नॉर्मलिटी पूछा है, क्या है फॉर्मूला, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितना है 2, सल्फ्यूरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है, मतलब एसिड है तो बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी होगा, नॉर्मलिटी वो हो गया हमारा 4m। ठीक है, चलो लिखो। हो गया। तो अभी हमने क्या किया, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इनमें से मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ppm, ppb, ये सब जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ppm, ppb, ये सब जो है वो टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्योंकि ये सब जो है वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। ये इनका जितना भी देखोगे क्या फॉर्मूला देखोगे, इनमें से कहीं पे भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है। मोलारिटी क्या होता है, W/m इंटू 1000/W डैश, वॉल्यूम नहीं है। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम ये क्या है, वॉल्यूम नहीं है। W/W मास परसेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या हमारा जो निकलता है क्या टोटल जो है। ओके, नेक्स्ट ppm क्या, पार्ट्स पर मिलियन, उसको हम मास को डिवाइड करते हैं इंटू फिर क्या करते हैं 10⁶।
और पीपीबी में इंटू 10⁹ ओके। तो ये जो सारा चीज़ हो गया, इनमें से कहीं पे भी वॉल्यूम टर्म जो टर्म है वो इन्वॉल्व नहीं है। जो वॉल्यूम टर्म होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म नहीं है तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था वो कंप्लीट होता है, ओके। आज का तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन चैप्टर सोल्यूशन, ओके। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।